आज से कुछ साल पहले देखा गया था कि स्ट्रोक एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि जो पॉपुलेशन स्ट्रोक से अफेक्टेड है उसमें 10 to 15% यूथ है। ये एक शॉकिंग डाटा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रोक। मैं इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रोक क्या होता है, सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा सिम्टम्स क्या क्या है, थर्ड पार्ट में मैं इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकता है, और फोर्थ पार्ट में ट्रीटमेंट क्या कर सकता है, और फिफ्थ पार्ट में स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट कर सकता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रोक? जब कोई भी कारण से अचानक से ब्रेन का ब्लड सप्लाई कमती होता है या अचानक से बंद हो जाता है, दिस लीड्स टू ब्रेन सेल डेथ, जिसको स्ट्रोक यानी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहा जाता है। दो टाइप का स्ट्रोक होता है। ये दो टाइप का स्ट्रोक में कौन सा टाइप का स्ट्रोक है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों टाइप स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। पहले स्ट्रोक का नाम होता है इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा टाइप स्ट्रोक का नाम होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो पहले इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? बॉडी का कोई भी पार्ट से एक ब्लड क्लॉट आके ब्रेन का सर्कुलेशन में घुस के ब्रेन का सर्कुलेशन को ब्लॉक करता है। अदरवाइज ब्रेन का ब्लड वेसल में अपने आप एक क्लॉट फॉर्म होता है या अपने आप एक ब्लॉक फॉर्म हो जाता है, जिसको बोलता है इस्केमिक स्ट्रोक। अभी सेकेंड टाइप का हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन का ब्लड वेसल फट जाता है, जिसके वजह से ब्लड लीक हो जाता है। अभी क्यों ब्लड का वेसल फट जाता है? हाई प्रेशर के कारण से फट सकता है, नहीं तो जो ब्लड वेसल था उसको कोई बीमारी के वजह से ब्लड वेसल थिन हो गया, उसका वॉल थिन हो गया, अभी ये जल्दी फट सकता है। तो जो भी कारण से ब्रेन का ब्लड वेसल फट के ब्लड लीक होता है, जिस टाइप का स्ट्रोक को बोलता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। कौन सा पेशेंट्स में स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा है? 1. हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड वेसल फटने का चांसेस ज़्यादा है। 2. डायबिटीज़। 3. कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल होने के वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, इसमें क्लॉट या ब्लॉक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। 4. स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करता है उन लोगों का ऑक्सीजन सप्लाई कम रहता है, ब्रेन सेल का ऑक्सीजन जो मिलता है कम रहता है, इन लोगों को स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा है। 5. अल्कोहल। 6. ओबेसिटी। हम लोग कैसे एक स्ट्रोक पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है, इसके लिए मैं आपको एक न्यूमोनिक दूंगा, बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस। जब कोई भी पेशेंट को बैलेंस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या चक्कर आ रहा है उनको। सेकेंड इज ई, आइस। अगर कोई पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, विजन ब्लर्ड होता है या लॉस ऑफ विजन होता है। 3 इज एफ, फेस। फेस में अगर स्माइल करने के टाइम में मुंह टेढ़ा हो जाता है, फेशियल डिविएशन हो जाता है। 4th वन इज ए, आर्म्स। अगर हाथ में झंझनाहट जैसा महसूस कर रहा है, हाथ उठा नहीं पा रहा है या हाथ में पावर कमती लग रहा है। एंड 4th वन इज एस, स्पीच। अगर बात करने में बात थोड़ा स्लर्ड हो रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है या बात कर ही नहीं पा रहा है। एंड लास्ट वन इज टी, दैट इज टाइम। ब्रेन का जो भी बीमारी में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बोला वो सिम्टम्स होने से टाइम में कोई भी टाइम बिना वेस्ट करके पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना है, दैट इज़ टी फॉर टाइम। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगा, मेनी पेशेंट्स आर देयर जिसको जब चक्कर आता है फार्मेसी से चक्कर का दवाई खरीद के वो लोग रहता है, बाद में स्ट्रोक प्रोग्रेस करता है। दूसरा एक कंडीशन है हाथ में, एक साइड में हाथ में और पाँव में झिनझिन या एक हाथ में झिंझनाहट होके वो लोग ये इग्नोर करके कोई विटामिन नर्व का विटामिन खा के बाद में ये स्ट्रोक प्रोग्रेस होके कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में जाता है। अभी स्ट्रोक पेशेंट में क्या क्या टेस्ट करना चाहिए? इमरजेंसी में एक सीटी स्कैन या एमआरआई करना ज़रूरी है, जिसके वजह से हम लोग कौन सा टाइप का स्ट्रोक है आइडेंटिफाई कर सकता है और तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो हमेशा एक हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाना है जहाँ पे सीटी स्कैन या एमआरआई मशीन है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, हार्ट का ईसीजी, हार्ट का एकोकार्डियोग्राफी और कैरोटिड डॉपलर यानी नेक में जो ब्रेन का ब्लड वेसल है उसका डॉपलर स्कैन। स्ट्रोक जैसा खतरनाक बीमारी को कैसे ट्रीट कर सकता है? इस्केमिक स्ट्रोक में हम लोग एक इंजेक्शन है जो 4.5 आवर्स के अंदर, स्ट्रोक होने के 4.5 आवर्स के अंदर देना पड़ता है, जिसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर।
दूसरा एक टाइप का ट्रीटमेंट है जिसका नाम है कैथेटर थ्रोम्बेक्टमी, जिसमें एक कैथेटर डाल के जो ब्लड क्लॉट को निकाल सकता है। ये ट्रीटमेंट इश्केमिक स्ट्रोक में 6 आवर्स के अंदर करना पड़ता है। अभी हेमरेजिक स्ट्रोक में स्ट्रोक के साइज़ के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी ये सब ट्रीटमेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का जो हाथ या पाँव का पावर बढ़ाने के लिए या बात करने का जो स्पीच का जो लॉस ऑफ स्पीच हुआ है वो ठीक करने के लिए फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी एंड ऑक्यूपेशनल थेरापी करना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरापी जितना जल्दी स्टार्ट कर सकता है उतना जल्दी पेशेंट का हाथ पाँव का पावर का रिकवरी हो जाता है। हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रोक? अगर आप एक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, ये सब चीज़ें रेगुलरली दवाई देके कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप सब लोग सुना होगा मिनी स्ट्रोक यानी ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक और TIA है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रोक का कोई भी सिम्टम आता है जैसे कि हाथ का कमजोरी होना, मुंह टेढ़ा होना या आइस में विजन का प्रॉब्लम होना, स्पीच का प्रॉब्लम होना, ये सिम्टम स्टार्ट होके 24 आवर्स के अंदर पूरा रिकवरी होता है, जिसको बोलता है TIA। इसमें क्या होता है, पेशेंट से सिम्टम्स को इग्नोर करता है, लेकिन ये रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, जिस पेशेंट को मिनी स्ट्रोक या TIA हुआ है 48 आवर्स के बाद मेन स्ट्रोक विद पैरालिसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी मिनी स्ट्रोक को इग्नोर मत करना है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी इंडिया में ऐसा रूरल टाउन एंड विलेजेस है जहाँ पे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट एक्सेस करने के लिए वो लोग का ट्रांसपोर्टेशन में ही 5 to 6 आवर्स या उसके ऊपर लग जाता है। तो अभी गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रहा है हर एवरी एरिया में स्ट्रोक ट्रीटमेंट सेंटर्स स्टार्टअप करने का। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। स्टे हेल्थ, स्टे फिट।